भारत में पार्लियामेंट पे एक बारी अटैक हो चुका है। हमें पता है हाई वैल्यू टारगेट्स जो एक सिंबल होते हैं, चाहे वो कोर्ट्स हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे असेंबली हो, उनके ऊपर खतरा बना रहता है। और आज एक बहुत बड़ा मेरे अनुसार सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। एक मास्क आदमी गाड़ी में लेके दिल्ली की असेंबली में घुस जाता है, वीआईपी गेट नंबर 2 को तोड़ता है, आयरन बैरिकेड्स को निकलता है और उसके बाद जाके वहां पे बुके देता है। बात बुके की नहीं है, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जांच कर रही है। बात यह है कि कोई गाड़ी बिना ऑथराइजेशन के हमारे देश के कैपिटल में असेंबली के अंदर गेट तोड़ दे, वो भी उस देश में जहां पे खतरा कितना बड़ा है हमें पता है। साथ ही साथ कुछ चीजें हुई हैं, यूपी में एक्शन हुए हैं जहां पे पाकिस्तान से लिंक लोग पकड़े गए हैं। साथ ही साथ बीएसएफ का एक बहुत सीरियस क्या प्रपोजल है, प्लान है कि मगरमच्छ और सांप को यूज किया जाए, क्योंकि स्वाम्पी एरिया है, फेंसिंग नहीं हो सकती। बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, आप मजाक सोचेंगे, मैंने भी बहुत लाइटली लिया, पर इसमें कितनी गंभीरता है। सांप और मगरमच्छ यूज किया जाए कि घुसपैठिए बांग्लादेश से भारत के अंदर ना आ पाए, एक नोबल थिंकिंग भी है। वो सब डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं डीजीपी विक्रम सिंह जी। सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। पहले तो सर दिल्ली से शुरू कीजिएगा, फिर आप थोड़ा बॉर्डर की तरफ जाएंगे। कितना सीरियस है सर असेंबली के ऊपर इस तरह एक गाड़ी घुस जाए, कुछ भी हो सकता है गाड़ी के अंदर। निष्करण जी नमस्कार। बड़ी कृपा की आपने अपने प्रतिष्ठित मंच पे मुझे वार्तालाप का अवसर दिया। नथिंग शॉक्स एंड सरप्राइजेस अस इंडियंस एनी लॉन्गर। अभी आपके पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, एज इफ दैट वाज नॉट बैड इनफ। 10 नवंबर को लाल किले में ब्लास्ट हुआ और तब भी सारी चौकसी के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर हमारे यहाँ हुआ और हमने ये जो है होने दिया। और बेहयाई तो ये देखिए कि साहब कोई नुकसान नहीं हुआ, वो बस वो बुके छोड़ करके चला गया और फिर वो 3 घंटे बाद पकड़ा गया सरबजीत। मैं ये जानना चाहूंगा कि उसने ऑपरेशन तो पूरा करके दिखा दिया और उसने आपको आईना दिखा दिया कि आपकी तैयारी किस तरह की है। और भविष्य में एक सरबजीत ने तो आज किया है और 10 सरबजीत लाइन में खड़े कि कब वो दोबारा इस तरीके को करेंगे। और अब एक हाई पावर्ड कमेटी बैठी है। मैं ये जानना चाहूंगा, आप इतने अनुभवी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सबसे पहले प्राइमा फसाई फेसिस पे जो भी सिक्योरिटी इंचार्ज थे उनका होना चाहिए था निलंबन, सस्पेंशन। इंक्वायरी तो होती रहेगी, क्योंकि आपके ये और दिखाता है कि आपकी जो इस गंभीर प्रकरण के प्रति एक उदासीनता है, एक ल्यूक वार्म और एक चलता है एटीट्यूड है, वो साफ दिख रहा है। अब तक तो निलंबन हो जाना चाहिए कि जो पार्टी इंचार्ज था। आखिर ये हुआ कैसे? इश्करण जी, ये चीजें बिल्कुल जीरो टॉलरेंस वाली हैं और ये 5-6 चीजें इंडिकेट करती हैं। नंबर 1, हमारी तैयारी नगण्य है। नंबर 2, हमारी सतर्कता नगण्य है। नंबर 3, हमारा फॉलो अप एक्शन नगण्य है। हमारा रिहर्सल पूर्वाभ्यास बिल्कुल जीरो। पांचवा, हमने चलिए गेट नंबर 2 तोड़ करके सरबजीत हम आगे बढ़े स्कॉर्पियो से, उससे टाटा सफारी से। हम बूम बैरियर्स को भी तोड़ दिया, हमने गुलदस्ता बुके भी जाके रख दिया और हम बेफिक्र होकर के मूछ पे ताव देते हुए हम बाहर भी चले गए। तो मैं जानना चाहूंगा कि हमारी सिक्योरिटी कर क्या रही थी? इससे अच्छा तो हमारे होमगार्ड रहते, अगर वो जाकर के 2 लाठी फेंक करके गिरा लेते, जैसे पार्लियामेंट अटैक में जो लड़कियों ने भी कर दिया था। लेकिन यहां पर जो चूक हुई है इश्करण जी, वो नाकाबिले बर्दाश्त है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी सिक्योरिटी के लिए यह जरूरी होता है कि उसका जो कंटिजेंसी प्लान होता है, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होता है, उसकी हर 15वें दिन एक रिहर्सल होती है। रिहर्सल इतनी माकूल होती है कि अगर उसमें कोई चूक हो जाए तो दोबारा रिहर्सल होता है, तिबारा होता है, जब तक कि वो बिल्कुल एक रिफ्लेक्स एक्शन न बन जाए कि हम जो कर रहे हैं वो हमारी आदत में शुमार हो जाए, जिससे कि हमें सोचना न पड़े। बिना सोचे समझे हमको मालूम हो कि हमें क्या करना है। एक बिल्कुल यंत्रवत मशीन की तरीके से, बिल्कुल स्विफ्ट, बिना सोचे समझे हमको वो कार्रवाई कर लेनी चाहिए। सोचने में वक्त जाया नहीं होना चाहिए। अब यहां पर क्या है, अगर आप देखें कि जितनी भयावह चूक हुई, सीसीटीवी लगे हैं, रियल टाइम इंटेलिजेंस है। गेट नंबर 2 पे हमने रोका नहीं। गेट नंबर 2 से वो न केवल एक्सेस करता है, बूम बैरियर्स गिरा देता है। इतने में कुछ तो 3 मिनट समय, लगभग 5 मिनट के 3 मिनट लगा होगा, 2 मिनट लगा होगा, 2 मिनट से कम नहीं लगा होगा। इश्करण जी, 2 मिनट में तो यहाँ पर आकर के तबाह हो गए होते सरबजीत, इनकी गाड़ी तबाह हो गई होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तबाह होना तो छोड़ दीजिए, इनको रोका भी नहीं गया, टोका भी नहीं गया और इनको भागने का पूरा अवसर मिल गया सरबजीत को। अब मैं क्या कहूं कि 10 नवंबर को रेड फोर्ट पे ब्लास्ट होता है, पार्लियामेंट पे हमला हम आप देख ही चुके हैं। उस भयावह चीजों के होने के बाद भी अगर हमारी ये लापरवाही है तो फिर तो भगवान ही मालिक है। अब ये था कि सर, पुलिस कमिश्नर को जी
सर व्हाइट हाउस के आप आसपास घुसना चाहें यूएस के अंदर या किसी भी सिक्योर बिल्डिंग में, वो वहां से स्नाइपर गोली मार देता है, आपको पूछता नहीं है। कैन इट बी अ डिफेंस कि हम गुलदस्ता देने आए थे या हम वहां पे मिठाई देने आए थे? द कार कुड बी अ एक्सप्लोसिव कार, लाडेंस एक्सप्लोसिव। तो सर ये इतना लाइटली ये लिया जाता है कि वो ये कुछ हुआ नहीं। इज दैट अ जस्टिफिकेशन कि कुछ हुआ नहीं? इश्करन जी, हम पान की दुकान में नहीं जा रहे हैं, हम दिल्ली असेंबली में जा रहे हैं। और गुलदस्ता और मिठाई का डब्बा अगर हमको देना है तो अपॉइंटमेंट दिया जाता है, और देने वाले का क्रिमिनल एंटीसीडेंट और इंटेलिजेंस की चेकिंग होती है। और जब आप जाते हैं तो आपकी गाड़ी की चेकिंग होती है, बुके की चेकिंग होती है, मिठाई का डब्बा है तो उसकी भी चेकिंग हो जाती है, आदमी की तलाशी होती है। ये थोड़े ही है कि आदमी तीर की तरह से जाए और जा करके गुलदस्ता लेके चला जाए, जा करके रख दे, और उसके बाद हाथ हिलाता हुआ बाहर चला जाए, पकड़ा ना जाए। ये चीज बिल्कुल ही अस्वीकार्य है, अनएक्सेप्टेबल है। और ये मान के चलिए कि इससे ज्यादा भयावह कोई चूक हो नहीं सकती है। और मैं फिर चाहूंगा कि अब तक आपने दंडात्मक कार्रवाई प्रस्तुत नहीं की है, इसके ऊपर विचार करें, विचार न करें, कार्रवाई कर दें। हर जगह हम जांच करेंगे, और जांच में होगा क्या, 10 दिन बाद मामला डायल, हमने आपको पर्सनल फाइल पे वार्निंग दे दिया है, जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। जाहिर है कि ये बिल्कुल अपनी तरफ से बेफिक्र थे कि हमारा कुछ ना हुआ है और आगे भी नहीं होगा, तभी इस हद दर्जे की लापरवाही होती है। वरना आपने तो वहां की बात की है, व्हाइट हाउस यूएसए की। हम लोगों के टाइम में भी जब कभी ऐसी कोई चूक होती थी तो आदमी का करियर खत्म हो जाता था। सस्पेंशन के 72 घंटे के अंदर, 3 वर्किंग डेज नहीं, 72 घंटे में, चाहे संडे संडे भी आ रहा है, 72 घंटे के अंदर चार्जशीट पकड़ा दी जाती थी। या तो वहीं पे आप जवाब दें अगर आप जवान है तो, और नहीं तो अनुच्छेद 311 आर्टिकल 311 के अंतर्गत डिसमिसल हो जाता था, बिना पूछे जाचे। ये चीज बहुत ही भयावह है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चाहूंगा, इसमें एक बिल्कुल ऐतिहासिक निर्णय लेकर के ऐतिहासिक कार्रवाई हो, वरना बात बनेगी नहीं। और सुरक्षा व्यवस्था को और उच्चीकृत करें, टेक्नोलॉजी का और इस्तेमाल करें, सीसीटीवी रियल टाइम आपका कम्युनिकेशन हो, और जो आपका कंट्रोल रूम है वो रियल टाइम मॉनिटरिंग करे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जाहिर है कि वहां खुला खेल फर्रुखाबादी था, न कोई सीसीटीवी चल रहा था, न किसी ने कुछ देखा, न किसी ने किसी को रोका। परिणाम आपके सामने है, एक बहुत ज्यादा दुखद और हास्यास्पद स्थिति हमारी सुरक्षा व्यवस्था की बन गई दिल्ली विधानसभा में। सर स्पेशली जब डिफेंस मिनिस्टर कुछ दिन पहले वार्न ही करते हैं कि मिस एडवेंचर कोई हमारा नेबर कर सकता है। ये तो हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ मिस एडवेंचर है कि असेंबली के ऊपर, वो भी दिल्ली के अंदर या किसी भी स्टेट के अंदर अटैक किया जाए। तो व्हेन द अलर्ट इज देयर कमिंग फ्रॉम सीसीएस की मीटिंग्स हो रही हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटी भी देख रहा है, क्योंकि जब पाकिस्तान डेस्परेट होता है वो कहीं ना कहीं लैश आउट करना चाहता है भारत के ऊपर अपनी जनता की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। तो इतने सेंसिटिव टाइम पे कोई स्पेशल प्रोटोकॉल्स नहीं सर चल रहे होते? बिकॉज देयर आर टाइम्स जो थोड़े ऑर्डिनरी टाइम से ज्यादा बारीकी वाले हो सकते हैं, ज्यादा टेंशन वाले हो सकते हैं। इश्करन जी बिल्कुल क्लीशे ड्रिवन हो गया, सिक्योरिटी हैज बीन टाइटन्ड। सुनते सुनते कान पक गए। सिक्योरिटी जो है हमने उच्चीकृत कर दिया, हिंदी पढ़े उच्चीकृत, अंग्रेजी में सिक्योरिटी हैज बीन टाइट। अरे कितना टाइट कर दिया, टाइट और उच्चीकृत करने पे तो ये आलम है, तो कहीं सिक्योरिटी नॉर्मल होगी तब आप क्या करेंगे? आपने सही कहा, रक्षा मंत्री जी ने कहा कि मिस एडवेंचर पाकिस्तान कर सकता है, हाइटेंड सिक्योरिटी है, जनरल अलर्ट है। इन तमाम चेतावनियों के बावजूद हमारी तैयारी का आलम अगर ये है, जिसको हिंदी में कहते हैं कि डाइन ने अब घर देख लिया, सरबजीत का इस तरीके से आना और इस तरीके से हाथ हिलाते हुए निकल जाना, ये इंडिकेट करता है कि ना हमने पुरानी जो दुर्घटनाएं हुई हैं उनसे कुछ सबक लिया है, ना हमने कोई नसीहत ली है। हमें लगता है कि हम इतने ज्यादा थिक स्किन्ड हो गए हैं कि हमारे ऊपर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है। और बावजूद उसके, इतने होने के बावजूद आप हिले हुए हैं, मैं हिला हुआ हूं, और प्रत्येक भारतवासी हिला हुआ है। लेकिन साहब अभी हम जांच कर रहे हैं, अभी हम जांच ही कर रहे हैं। सस्पेंशन नहीं हुआ अभी तक किसी का, जबकि सस्पेंशन हो जाना चाहिए था। और सरबजीत की हिस्ट्री भी आपको मालूम पड़ गई होगी कि इनका यह भी इतिहास रहा, किसान आंदोलन में सरबजीत का बहुत व्यापक हाथ पैर था। तो ऐसे लोगों को जिनके ऊपर तमाम जन चर्चाएं नकारात्मक है, वो भी पहुंच गए। इसके बारे में किसी ने चर्चा नहीं की है। आप अगर यूट्यूब पे जाएं और अगर गूगल करें तो सरबजीत की बड़ा आपत्तिजनक गतिविधियां थी किसान आंदोलन में। जी सर। जी सर, मैं थोड़ा अब दिल्ली से यूपी जाना चाहूंगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला सेंसिटिव टारगेट रेलवे पे यूपीएस एटीएस, एंड थैंकफुली उन्होंने टाइम पे अरेस्ट कर लिया। 4 अक्यूज्ड पाकिस्तानी हैंडलर से लिंक्ड हैं, जो आर्सन, सैबोटाज, पैनिक फैलाने का ऑपरेशन कर रहे थे, कुछ ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो सर ये पाकिस्तानी लिंक्स यूपी के अंदर, अभी एक मूवी में जो बहुत सारा दिखाया गया था, पर मैं उस पर नहीं जा रहा, तो ये लिंकेजेस कितना डीप है? इतने सालों से इरेडिकेट कर करके नए ये रिक्रूट्स आ रहे हैं।
या ये अभी भी स्लीपर सेल्स हैं जो पूरे आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं? व्हाट इज द प्रॉब्लम सर टुडे इन 2026 अप्रैल? मिस्टर भंडारी, ये नई उम्र की नई फसल है। इनकी एवरेज एज अगर आप देखेंगे, और इसमें एक तरीके से आईएसआई ने गियर शिफ्ट किया है, और ये बहुत मेजर शिफ्ट है। और आगे मैं बताऊंगा, जैसे कि इसमें गरीब हिंदू लड़कों को लेना, इनको अभी तक होता था कि नॉर्मली आईईडी बनाना और इस तरीके के एक्सप्लोसिव अमोनियम नाइट्रेट की, जैसे अल्फला यूनिवर्सिटी में और रेड फोर्ट ब्लास्ट में हुआ था, तो एक्सप्लोसिव बनाना। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने ये कहा था, पहले तो इनकी नाम और प्रोफाइल आप समझ लें यूपी वालों के। ये जो यूपी एटीएस ने पकड़ा है, साकिब एलियस डेविल, उपनाम डेविल, ये मेरठ का रहने वाला है, उम्र इसकी 25 साल। अरबाब, उम्र 20 साल, निवासी मेरठ। विकास गहलावत उर्फ रौनक, उम्र 27 साल, निवासी गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा। लोकेश एलियस पापला पंडित, इसकी उम्र 19, निवासी नोएडा। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें 2 हिंदू हैं और 2 मुसलमान हैं। एवरेज एज इनकी जो है 22 साल है। अब इनको जो टारगेटिंग की गई थी, कि सबसे शैतानी की बात ये कि ट्रेन के जो सिग्नल्स होते हैं ट्रैक के पास, उनके स्विच बॉक्स को तुम ब्लास्ट कर दो, किसी तरीके से उनको तुम डिस्ट्रॉय कर दो। तो जब सिग्नल जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो ट्रेनों का एक्सीडेंट्स भी होगा। जब ट्रेनों का एक्सीडेंट होगा तो एक जनता में पैनिक फैलेगा। उसके अलावा उन्होंने एक बड़ा यूनिक आइडिया निकाला इन लोगों ने, वो ये कि गैस से भरे ट्रक खूब आ जा रहे हैं, तुम्हें एक्सप्लोजिव बनाने की जरूरत नहीं है। उन गैस के ट्रक को, वो चलते फिरते बहुत हाई पावर्ड बॉम्ब हो सकते हैं, इंसेंडरी इन्फ्लेमेबल बॉम्ब हो सकते हैं, अगर तुम उनमें आग लगा दो। तो चार बाग जहां पर रेलवे स्टेशन है, आलम बाग है जहां भीड़ भाड़ वाला स्थान है, मोटर कार के जो आपके प्रतिष्ठित शोरूम्स है, उनके गूगल लोकेशंस तक इन्होंने आईएसआई हैंडलर्स को भेजे थे। और इसी तरीके के जो हमारी यूपी असेंबली है, सेक्रेटेरिएट है, कार के शोरूम्स हैं, मॉल्स हैं, वहां के इन्होंने गूगल लोकेशंस आईएसआई को भेजे। इनको एक्सप्लोजिव बनाने की ट्रेनिंग नहीं दी गई। इनको ट्रेनिंग दी गई कि गैस के जो ट्रक आते सिलेंडर्स के, उनको कैसे तुम जला सको। पहले तुम उनकी मॉनिटरिंग करो, कब कहां से आते जाते हैं। अब कब कहां से आते जाते हैं, उसके बाद उनमें आग लगा दो। वैसे ही तुम देखोगे कि बिल्कुल दुर्व्यवस्था, पैनिक और भगदड़ मचेगी, उसमें और मौतें हो सकती हैं। लेकिन जो आपने देखा कि एवरेज एज, ये आपने पापला पंडित और इन लोगों की बात देखी, ये बताते हैं कि इतना बीपीएल का ये लड़का है, बिलो पॉवर्टी लाइन। माँ जो है मानसिक रोग से पीड़ित, यानी कि कहा जाए कि साइकेट्रिक केस है। बाप भी बहुत बीमार रहता है। अब बीमार रहता, लेकिन इन्होंने कैसे टारगेट किया कि 2 हिंदू लड़कों को। आप याद करें, गाजियाबाद में भी जब लड़के पकड़े गए थे आईएसआई वाले, जो सोलर पावर्ड और आपके सीसीटीवी लगाए थे, जो रियल टाइम डेटा देते थे आईएसआई को रेलवे स्टेशन वगैरह पे, उसमें भी इन्होंने जुवेनाइल्स को और कुछ हिंदू लड़कों को लिया था, जिससे कि शक ना आए। तो ये जो शिफ्ट हुआ है इनकी स्ट्रेटजी में, कि गरीब हिंदू लड़कों को लेकर के वहां पर जाकर के इस तरीके की, ये तो सीसीटीवी लगा गाजियाबाद वगैरह में, अंबाला तक और कश्मीर तक ये गए थे, भुज तक चले गए थे। और यहाँ पर अगर आप देखें कि हिंदू लड़कों को लेकर के उनको ट्रेन करके, अब आपके पहले सवाल पे हम आते हैं, क्या स्लीपर सेल खत्म हो गए थे? स्लीपर सेल वो रक्त बीज है कि आप 1 खत्म करेंगे 4 पैदा होंगे, 4 खत्म करेंगे तो 16 पैदा होंगे, 16 खत्म करेंगे तो 144 पैदा होंगे। अब इसका फिर निदान क्या है? निदान ये है कि लॉ में थोड़ा परिवर्तन। अब इनके बारे में ये होना चाहिए कि अगर यूएपीए में, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में, जहां मास मर्डर्स और मास कैजुअलिटीज के उस पर अगर कोई आदमी एक्यूज्ड है और चार्जशीट होता है, तो साहब 15 साल तक उसकी जवानी जेल के ही अंदर कटे। जैसे 47 के पहले जो जाते थे, वो फिर अंदर ही अंतिम संस्कार सलाह के पीछे होता था, फिर वो बाहर नहीं आते थे। लोग पूछते थे कि ताऊ जेल गए 20-25 साल पहले, कि ताऊ का हुआ क्या? तो आज तक कोई नहीं जान रहा। हर गांव का यही हाल था कि जो गए सलाह के पीछे ही अंतिम संस्कार होता था, क्योंकि बिना दंड के इश्करन जी राज्याधिकार नहीं चलता है। अभी तो हमारे यहाँ ममता है, वो कहती है ये हमारा अमानत है, ये सब जितने छोटे बदमाश पाकिस्तान परस्त लोग हैं, ये तो आपकी अमानत है। तो जो भारतीय है वो क्या है आपके लिए? वो दुश्मन है आपके। आप तो बांग्लादेशियों को बुला बुला करके जिस तरीके से उन्होंने दुर्व्यवस्था करी, वो तो खैर बात की बात है। लेकिन ये जो आपका सवाल है, ये पूरे देश को अब बहुत सतर्क रहना होगा। मैं तो चाहूंगा, जैसे इजराइल में प्रत्येक नागरिक जो है एक पुलिस अधिकारी है सादे वस्त्रों में, और प्रत्येक पुलिस अधिकारी एक नागरिक है वर्दी में। ये कंसेप्ट आना चाहिए कि प्रत्येक को पुलिस अधिकारी की तरह से ही वही तेज नजर, वही पैनी नजर रखनी होगी कि जो भी संदिग्ध गतिविधियां होती हैं
उस पर बराबर की नजर रखें और कार्रवाई करें। पर सर जो आपने आज बता रहे हैं ये तो एक बहुत डेंजरस नया गेम चल रहा है, क्योंकि पहले आप कहते थे आइडियोलॉजिकल रीजन से किसी को आपने टेररिस्ट बना दिया या आपने ट्रेन कर दिया, फिर उसके बाद सुनने में आया हिंदू गर्ल्स की टारगेटिंग हो रही है, एक कॉन्सेप्ट चल रहा है पाकिस्तान से लव जिहाद का। अब जब आप कह रहे हैं कि यंग हिंदू लड़कों को टारगेट किया जा रहा है, तो सर फिर ये तो मनी पावर या ड्रग्स के धंधे में डाल के किस तरह सर, अगर आप चाहें कि जनता भी अवेयर हो पाए कि ये हिंदू लड़कों को ट्रैप करके, और दूसरा पार्ट सर इसका अंदर कि आप इतनी डेंजरस ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जो नेचुरली अकरिंग चीजें हैं, गैस सिलेंडर या नेचुरली अकरिंग चीजें हैं, जो आपको जोड़ने बनाने के लिए रडार में नहीं आएंगे, तो यू आर यूजिंग द नेचुरल इन अ सेंस अवेलेबल थिंग्स टू क्रिएट मेहम। तो ये दोनों एंगल सर किस तरह ये चल रहे हैं और किस तरह इन पे कुछ किया जा सकता है? ये इश्करन जी देखें, क्योंकि आईएसआई का R&D 24 घंटे चलता है। सबसे पहले उन्होंने जो किया था कि यू डेवलप एक्सप्लोजिव फ्रॉम व्हाट यू कैन गेट फ्रॉम द ग्रोसर्स मार्केट और व्हाट इज अवेलेबल इन योर किचन। जो आपके पंसारी के यहाँ मिल जाए उससे, या जो आपके किचन में मौजूद है उन केमिकल से आप एक्सप्लोजिव बनाइए। यूरिया अमोनियम नाइट्रेट, कील कांटे, ये 10 साल चल गए इंडियन मुजाहिदीन से लेकर के आज तक, अल्फला तक यही चले। अब जब उन्होंने देखा अमोनियम नाइट्रेट पे आपने पाबंदी लगा दी, अमोनियम नाइट्रेट के सेल्स पे अमोनियम नाइट्रेट रूल्स आ गए, अमोनियम नाइट्रेट प्रोटेक्शन एक्ट आ गया अल्फला के बाद, तब उन्होंने कहा भाई गैस सिलेंडर की गाड़ियों पे आ जाओ। आपको ये देखना होगा कि अगर वो हमसे सोच के आगे जाते हैं, हमें उनसे आगे सोच के जाना होगा। गरीबी तो पाकिस्तान में भी है, हमारे यहाँ भी है, ऐसी तो कोई चीज है नहीं। लेकिन जो सस्पिशस, एक मैं आपको टर्म दे रहा हूं, सार्स, सस्पिशस एक्टिविटी रिपोर्टिंग सिस्टम। कोई चीज अगर संदिग्ध है तो उस चीज के बारे में हम मॉनिटर करें। जैसे सस्पिशियस एक्टिविटी के 5-6 एस्पेक्ट्स हैं। किसी ने सिर्फ सेकंड हैंड गाड़ी चोरी की खरीदी, सस्पिशियस है। फिर उसी ने अगर आपके अमोनियम नाइट्रेट वगैरह भी खरीदना शुरू कर दिया, वो भी आपकी बहुत सस्पिशियस चीज है। और अगर उसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो चीजें बिल्कुल खुल करके आ गए कि ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर आप देखिए कि एक आदमी बांग्लादेश के लोग इनके यहाँ आते हैं, ये पाकिस्तान बहुत जाते हैं, इस तरीके की एक्टिविटीज है, इवन दैट इज हाईली सस्पिशियस। तो इश्करन जी, इसको अगर हम मैप करते हैं, प्रिडिक्टिव पुलिसिंग, तो प्रिडिक्टिव पुलिसिंग जो है आपकी, उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो आप, क्योंकि इंटरेस्ट है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा साइलेंस ऑफ द लैम्स, एक किताब है, पिक्चर भी है। आप देखेंगे कि किस तरीके से प्रिडिक्टिव पुलिसिंग में और कैसे बहुत सारी चीजों को टू फिट इन द डॉट्स, देन यू कैन हैव अ कंप्लीट पिक्चर एंड प्रिडिक्ट व्हाट इज लाइकली टू हैपन। और उस चीज का जमाना अब ये आ गया, अल्फला के बाद इट हैज बीन टेकन टू डिफरेंट लेवल। लेकिन आईएसआई ने इसकी काट ये निकाली, आप हिंदूज, माइनर्स, और वो चीज करें जो कि सस्पिश आपको खरीदनी ही ना पड़े। गैस की सिलेंडर की भरी ट्रक आपको खरीदनी नहीं है, आपको तो सिर्फ पलीते की जरूरत है। इसी तरीके से सिग्नल आपको खरीदना नहीं है, वो सिग्नल सरकार का है। तो इन चीजों को करके आपका डिवास्टेशन उतना ही रहेगा। ये जो शिफ्ट है, हालांकि आप ही ने इसको पकड़ा है, बाकी लोग इस लखनऊ के डेवलपमेंट को बहुत लाइटली ले रहे हैं। ये लाइट नहीं है, ये वो कैंसर है जो कि पहली स्टेज में है। और अगर इसको आपने टाइमली, इसको इफ यू नॉट निप इन द बड, नहीं, इफ यू डोंट क्रश इट इन द बड, तो इश्करन जी ये आगे बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। आप समझ सकते हैं इसका पोटेंशियल क्या है। आई होप बाकी स्टेट्स ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि सर मनी और फिर ड्रग्स जुड़ेगा इसमें, मनी जनरेशन भी यहाँ पे ही करेंगे, वो नार्को पूरा टेरर नेटवर्क क्रिएट करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं अंतिम पार्ट पे आना चाहता हूँ, जो बीएसएफ, क्या बांग्लादेश बॉर्डर जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है कि भारत जैसे इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करता है, बांग्लादेश से उठ के आते हैं, रोहिंग्या उठ के आते हैं, तो एक इनोवेटिव बात नॉलेज में आई, चर्चा में आई कि वो टेरेन ऐसा है कि वहाँ फेंसिंग नहीं हो सकती, रवीन्स हैं, स्वम्पी एरिया है। तो कहा जा रहा है उन एरियाज में मगरमच्छ, स्नेक्स नेचुरली इतना डिफिकल्ट कर दो, जो आज से कई 100 साल पहले होता था, एक नेचुरल लाइन ऑफ डिफेंस था जिसमें नेचर का इस्तेमाल होता था किलों के आसपास, तो वो एक नेचुरल बैरियर बना दो कि कोई आ ही ना पाए और आपको गार्ड करने की भी जरूरत ना पड़े, बिकॉज यू आर रिस्किंग योर लाइफ। तो सर ये कितना वायबल है, क्या ये सीरियसली इंप्लीमेंट हो सकता है, क्या इसका पोटेंशियल है, थोड़ा इस पे विस्तार से बताइए सर। इश्करन जी, आपने खुद कहा है कि 200-300 साल पहले जब किले होते थे, तो किले के चारों ओर, फतेहपुर सीकरी आप गए होंगे, तो चारों ओर एक आपने देखा होगा खाई खोद करके, उसमें बहुत गहरी खाई, और उसमें घड़ियाल वगैरह रखे थे कि दुश्मन अगर पार करने की कोशिश करे तो घड़ियाल खा जाए। ये तो बात हुई इतिहास की। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था
कि फ्लोरिडा में एल्केट्राज में जो मेक्सिको की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन आ रहा है, जैसे हमारा बांग्लादेश नाक में दम है, दर्द सर है, तो उसी तरीके से वहां मेक्सिको का इलीगल माइग्रेशन है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि हम एलिगेटर वहां लगा करके छोड़ देंगे, जिससे कि ये हमारे यहाँ इस तरीके का इन्फिल्ट्रेशन इस पर ना हो पाए। बीएसएफ की टोटल होल्डिंग 2,65,000 है, और जो एरिया जो देखती है वो 4,000 इंडो बांग्लादेश किलोमीटर है और 2,200 इंडो पाक है। इंटरनल सिक्योरिटी छोड़ दीजिए तो 41 किलोमीटर पे एक बीएसएफ का जवान रहता है। बांग्लादेश में 4,096 किलोमीटर की वो बॉर्डर है, मगर 3240 ही आपकी जो है फेंस हो पाई है, बाकी आपकी पूरी खुली है। मालदा पे अगर आप आ जाए, मालदा में आप देखेंगे कि वहां पर 15 किलोमीटर केवल दूर है, केवल 15 किलोमीटर दूर बांग्लादेश बॉर्डर है। और 15 किलोमीटर तो ऐसे है कि जैसे आपको अगर कनॉट प्लेस अपने घर से जाना है, उतनी दूर पे बांग्लादेश है वहां से। अब अगर वहां पे अगर कवर्ड भी नहीं है, वहां से आने जाने का पूरा संसाधन है, तो अगर गृह मंत्रालय ने इस पे विचार करने को कहा है, मैं इसकी सहमति है कि वहां पर सांप, मगरमच्छ ये तो डाले ही, और जो बहुत जहरीले बिच्छू भी होते हैं उनको भी डालें। बिच्छू भी ऐसे होते हैं काले वाले, थोड़े बड़े साइज के, वो अगर डंक मार दे तो आदमी की मौत हो जाती है। लेकिन ये आदमी होता है कि विक्टिम क्या, कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे विषैले व्यक्ति भी होते हैं, आदमी भी होते हैं कि अगर सांप उन्हें डसे तो सांप मर जाता, आदमी का कुछ नहीं होता है। तो ऐसे जहरीले आदमियों से जब आप डील करते हैं तो आपको सांप और घड़ियाल भी ऐसे रखने चाहिए जो कि शातिर हो, जिनकी शिकार की प्रवृत्ति हो, जब एक दफा चबा जाए तो चबा ही ले जाए। लेकिन ये प्रैक्टिकल है, पहले भी टाइम टेस्टेड है। जब हम आपकी फेंसिंग हमारी, जैसे मैंने कहा था, 3240 कर लिया है 496 से, अभी भी 1,000 किलोमीटर आपकी फेंसिंग बांग्लादेश से रिवरीन है, मार्शी है, वहां पर आप इनको डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी कैटल स्मगलिंग जो इन्फिल्ट्रेशन होता है इस पर प्रभावी अंकुश लग सके। ये एक आइडिया है और एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको ट्राई करने में कोई हर्ज भी नहीं, कम खर्च बाला नशे। सर दूसरा इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी, अगर हम यूएस में देखा जाए कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप आया, नॉट एग्रीइंग उनकी पॉलिसी नहीं है, और जिस तरह मास्क उनके ऑफिसर्स ने, आईस के ऑफिसर्स ने लोगों को उठा उठा के सड़कों से फेंका, या बोला मैंने बॉर्डर पे भैया ऑर्डर कर दिए हैं कि आप शूट कर दो, या बोला कि मैं फैमिलीज को सेपरेट कर रहा हूँ, डिटेंशन कैंप्स में डाल रहा हूँ। अगेन मैं मेरिट्स में नहीं जा रहा, बट उसके बाद डाटा जो आया कि जो लोग आना चाह रहे थे, क्योंकि आने के लिए खर्चा है, जो भी वो बंदा लेके आ रहा है उसको पैसे दे रहे हो, कुछ जमीन बेच रहे हो, जहां भी आप इलीगली आ रहे हो, जिस अफसर को दे रहे हो, जो भी बॉर्डर पे खड़ा होगा यूएस के, या यहाँ पे भी जो करप्शन है नहीं है, तो वो एक एक्सपेंसिव चीज है। तो अगर आपको पता है कि इस सब के बाद, खर्चा करने के बाद, मेरे को जाने के लिए अपने परिवार के साथ मगरमच्छ से गुजरना पड़ेगा, तो द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट विद पीपल वांटिंग टू कम ऑल्सो फॉल्स बैक, तो वो तो एक बहुत बड़ी जीत हो सकती है। सर कितना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है ऐसे मूव्स का फॉर समबडी जो लाखों खर्च के आना चाहता है, फ्री में तो आ नहीं पाते होंगे। बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। एंड टू डबल विथ, मैं ये कहना चाहता था कि टेक्नोलॉजी आज हमारे साथ है। एंटी नक्सल ऑपरेशंस आपको भी, हमें भी उम्मीद नहीं थी कि 31 मार्च तक वो समाप्त हो जाएगा। अगर समाप्त हुआ है तो उसके मेन कारण है कि आपने वेपन्स तो यूज किए ही किए, टेक्नोलॉजी तो यूज की ही, लेकिन टेक्नोलॉजी में जो डिस्ट्रप्टिव और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी थी, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी, एआई, मशीन लर्निंग, इसके साथ साथ थर्मल इमेजेस, इन सब टेक्नोलॉजीज का समावेश अगर आप यहाँ भी कर लें तो आपको बहुत कामयाबी मिल सकती है। अभी तक क्या है कि कैटल स्मगलिंग जो है हजारों करोड़ का बिजनेस है और कोई सीरियस नहीं था। अब चूंकि एंटी नक्सल ऑपरेशंस के बाद थोड़ा राहत मिली है, वही टेक्नोलॉजी जो थर्मल इमेजर्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट इमेजिंग, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहां से क्रॉसिंग हो रही है। ज्यादा क्रांतिकारी काम करने की जरूरत नहीं, वहीं पर आपकी क्यूआरटी जाए और इनको वहां पर रोक करके इनको करें नजरबंद। तो सर जो ये बीएसएफ ने भी नोवल मेथड किया है, बट ये जो आइडेंटिफाई करके वापस भेज पाना, या जो लोग इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं सर, आर वी डूइंग इनफ ऑन दैट? बिकॉज हर साल ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और आपको भारत के हर हिस्से में अभी ये घुसपैठिए ज्यादा दिख रहे हैं। देखिए, वी आर डूइंग 0 आउट ऑफ 10। जब आपका 71 वॉर खत्म हुआ था, द कंजर्वेटिव एस्टिमेट वाज दैट इट वाज लेस देन 1 करोड़। टुडे इट इज एनीबॉडीज गेस दैट देयर विल बी मोर देन 2 करोड़ इन वेस्ट बंगाल इटसेल्फ। And by conservative estimate, we have more Bangladeshi illegal migrants in India than the total population of Australia, which is less than 5 crores. ये तो बड़ी भयावह स्थिति है। एंटायर ऑस्ट्रेलिया पल रहा है हमारे आपके टैक्स पे, जो चवन्नी टैक्स नहीं देता है, फ्री सब्सिडीज लेता है, उज्ज्वला योजना ले रहा है, फ्री राशन ले रहा है, फ्री इलाज करा रहा है, और 12-12 बच्चे पैदा कर रहा है।
और हमारे जितनी चोरी डकैती राजनी और आईएसआई की एक्टिविटीज हुजी एक्टिविटी उससे बराबर का हकदार बन रहा है। तो ये चीज जो है बड़ी भयावह है। और अभी तो मैं नेगेटिव मार्क देता, लेकिन आज की तारीख पे इट इज जीरो। ना हमने कोई काम किया, लेकिन नेगेटिव मार्क भी हमें नहीं मिलेंगे क्योंकि वी आर अलर्ट। द लीस्ट वी कैन डू इज टू आइडेंटिफाई, हम भेज पाए ना भेज पाए ये तो मिलियन, लेकिन जो हम कर सकते हैं इनके वोटिंग राइट्स खत्म कर दें, इनकी सिटीजनशिप खत्म कर दें, इनको सिर्फ मीनियल जॉब्स और लेबर का काम मिले। आप जिस दिन ये कर देंगे तो जो इनके ऊपर जो तुष्टीकरण और जो वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, अपीसमेंट पॉलिटिक्स होती है, वो खत्म हो जाएगी। इनके वोटिंग राइट्स एक बार खत्म कर दीजिए। ममता की सारी स्ट्रेंथ ही यही है, ये हमारा अमानत है। ये अगर आपका अमानत है तो देश भारतवासी क्या है आपके, वो शत्रु है आपके। दिखाई ये पड़ रहा है कि आपका भारतवासियों के प्रति शत्रुता वाला व्यवहार है। और इनको जो है आप तो वैसे ही कह दी, जब बांग्लादेश की सिचुएशन हुई थी, गवर्नमेंट चली गई, तख्ता पलट हुआ था, उनका हम स्वागत करता है। जो बांग्लादेशी आना चाहता है तो वहां भी जब इनको फटकार पड़ी भारत सरकार से या बांग्लादेश से कि आप अपना स्टेट संभालिए, उन सब चीजों में दखल अंदाजी मत कीजिए जो आपके स्कोप के बाहर की चीज है। तो ये चीजें बहुत लंबी यात्रा है, लेकिन हो सकता है इट्स परफेक्टली डूएबल। जी सर, आई होप जिस तरह भी इनोवेट चीजें कर रहे हैं कि सांप यूज करो, मगरमच्छ करो, जो भी करो, भारत को जो डेंजर है वो तो खत्म करो। तो आई होप द गवर्नमेंट एक्ट्स एंड रिमूव्स देम आल्सो सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड कवरिंग दिल्ली, यूपी, बंगाल, एवरीथिंग। थैंक यू सर। थैंक यू शरण जी, सच अ प्लेजर एंड ऑनर। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू।